तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहां आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी ना। किसान दिवस मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे यानी राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 21 मार्च। देखो 21 मार्च को तो मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, यानी विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की रिकमेंडेशन थी कि कोई ऐसा दिन बनाया जाए जिस दिन मृदा दिवस, यानी उस दिन स्पेशली मृदा को लेकर बात की जाए, मृदा के स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, क्योंकि पौधों के लिए जो प्राकृतिक माध्यम है वो क्या है? मृदा। ये जितनी स्वस्थ होगी उतनी ही क्या होगा? कृषि लहराएगी, उतना ही फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा। तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर, देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियो के अंदर बोला है, चाहे आप कोई से भी स्टेट के हो, ये पीएससी में भी क्वेश्चन आ गया है। मैंने दावे के साथ बोला था कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, याद कर लेना नहीं बोला है, तो मैंने बहुत सारे में मैंने कहा ये तो पक्का क्वेश्चन पड़ा है, आता ही आता है, ये क्वेश्चन तो पक्का पड़ा है, आता ही आता है। ऐसा बात नहीं है, यूपीएससी में हमारे करवाए में से 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बोल दो या न बोलूं, लेकिन हमारे जो सिलेबस करवाया था उससे बाहर गए हैं, और इतने क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जाते हैं ऑलमोस्ट। जो क्वेश्चन है वो हमारे, वो जो हमने स्पेशल ऑनलाइन कोर्स दिया था, जो YouTube पे कुछ वीडियो दिए थे, जो 4-5 मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वो मैंने YouTube में किसी न किसी क्विज के अंदर करवा रखे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कोई क्वेश्चन बाहर जाने की प्रोबेबिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो मैंने बहुत ज्यादा, जिनको 5 स्टार क्वेश्चन बोला है, और बहुत सारे क्वेश्चन के लिए मैं 5 स्टार वर्ड यूज करता हूं। जिस क्वेश्चन के लिए किया था अभी उस पर डिस्कस होगा। 1 अक्टूबर 1959 को, 1 अक्टूबर 1959 को काजरी CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना जोधपुर राजस्थान में की गई थी। जोधपुर राजस्थान में की गई थी। ऐसा नहीं है कि ये राजस्थान का इंस्टीट्यूट है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं, शुष्क क्षेत्रों में काम करने वाला अपने देश का सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूट है। और आजकल आपको पता है शुष्क क्षेत्रों में और अर्धशुष्क क्षेत्रों में काम करने वाले इंस्टीट्यूट है, उनको हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्रीडा हैदराबाद के अंदर है, क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर के लिए जो है कहां, सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर के लिए वो कहां पे? हैदराबाद। अंतरराष्ट्रीय जो इक्रीसेट है वो भी कहां पे है? हैदराबाद में। और काजरी है वो कहां है? जोधपुर राजस्थान में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1959 को हुई थी, और इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की सहायता से भारत के अंदर हुई है। और ये क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम के लिए भी आपका इंतजार कर रहा है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन था किसान दिवस कब मनाया जाता है? जी किसान दिवस है वो 23 दिसंबर को बनाया जाता है। नेशनल फार्मर डे, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को बनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह जो है वो आपको पता है, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हुए, और ये किसानों के चाहते नेता भी कहलाते थे। और इनके जन्म दिवस पर, इनकी जो जन्म दिवस है उसको यादगार बनाने के लिए 23 दिसंबर को 2001 से 23 दिसंबर को किसान दिवस बनाने की घोषणा की थी। ये भारत सरकार ने घोषणा की थी, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? द ऑप्शन आपका राइट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने बताया वो आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो मैंने अभी कहानी आपको बताई कि 2001 के अंदर भारत सरकार ने क्या है, चौधरी चरण सिंह की याद में और उनके जन्म दिवस पर यह घोषणा की गई कि इस दिन अपने नेशनल फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी है, उनका फार्मर के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये जो किसान थे उनके चाहते नेता थे। आज के इस मेरे वाले सेशन में, बाकी सेशन तो अलग है, मेरे वाले सेशन में मैंने जो स्कीम्स है उनको ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू की गई? क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब से लागू की गई? देखो इस योजना की घोषणा कब हुई थी पहले तो मैं वो बताता हूं। लागू करना और घोषणा करना दोनों अलग अलग बात है, समझ गए। मैंने कहा कि मैं आपको कोई यूपी पीजीटी के लिए एक स्पेशल वीडियो देने वाला हूं, ये तो है मेरी घोषणा, और वो मैं आपको करवाता हूं 13 अगस्त को।
तो वो क्या हो जाएगा, उस दिन मैंने उस बात को लागू कर दिया। समझ गए? तो घोषणा कब की गई थी? आप आंसर दीजिए अपने अपने हिसाब से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसकी जो घोषणा हुई थी वो 24 फरवरी 2019 को 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। ठीक है, घोषणा हुई थी और इसमें यह कहा गया था कि जो सीमांत और छोटे किसान है, यानी 2 हेक्टेयर से छोटे वाले किसान हैं, उनको साल के अंदर 6,000 रुपए राशि दी जाएगी और 6,000 राशि जो है वो 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी और एक साल में 6,000 की राशि दी जाएगी, जिससे क्या है, फार्मर की जो इनकम है वो 20% बढ़ जाए। जो फार्मर है उनकी जो इनकम है वो 20%। भारत में फार्मर की एवरेज इनकम उससे पहले 30,000 मानी जाती थी, 6 और जुड़ गए तो कितने परसेंट बढ़ गए, 20%, जिससे वो अच्छा खाद बीज ले सके और अच्छा उत्पादन ले सके। इसके लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया, 2 हेक्टेयर से छोटे वाले किसान नहीं, फिर सारे किसानों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया। जितने भी किसान हैं भारत के, सारे किसानों को शामिल कर लिया गया और अब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका बेनिफिट कोई सा भी किसान ले सकता है। इसका जो बेनिफिट है वो सारे के सारे फार्मर लेते हैं और भारत में जो किसानों की संख्या है वो कितनी है, 14.5 करोड़ है। भारत में किसानों की संख्या कितनी है, 14.5 करोड़ है और ये सारे के सारे किसान इस योजना के अंदर पंजीकृत है। 14.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलता है। इसकी घोषणा 24 फरवरी 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की थी। लेकिन ये लागू कब से की गई थी? लोगों को एक शानदार, किसानों को एक शानदार मतलब सरप्राइज बोल दो या सौगात बोल दो देने के लिए इन्होंने पिछले कुछ महीनों से इसको लागू कर दिया ताकि उसका बेनिफिट है वो जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए। और इसको लागू किया गया था लगभग 3 महीने पहले, यानी 1 दिसंबर 2018 से। घोषणा होती है 24 फरवरी 2019 को और यह कहा जाता है इसका बेनिफिट आपको पीछे 1 दिसंबर 2018 से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो लागू कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब से लागू हुई थी? लागू 1 दिसंबर 2018 से हुई थी। घोषणा इसकी होती है 24 फरवरी 2019। घोषणा में यह कहा जाता है कि पिछले जो 3 महीने उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और यानी 2,000 रुपए जो आपको नहीं मिलते अगर आज से शुरू करते हैं तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। लागू 1 दिसंबर 2018 को, घोषणा हुई थी 24 फरवरी 2019 को, है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2021 क्वेश्चन से पहले 2021-22 के लिए किसान सम्मान निधि योजना का बजट 65,000 करोड़ है। 2021-22 के लिए किसान सम्मान निधि योजना का जो बजट है वो 65,000 करोड़ है। अच्छे से याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ की गई योजना है और इसका उद्देश्य था भारतवासी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और सर ढकने के लिए छत नहीं है या फिर वो बहुत ज्यादा जर्जर घर में रहते हैं तो उनको जो भारत सरकार है वो उनको आवास का निर्माण करके देगी। ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 2015 के अंदर प्रारंभ हुई थी। बस इतना सा ही आपको याद रखना है। ये कृषि से संबंधित कोई बड़ी कृषि से संबंधित कोई योजना नहीं है। वैसे कृषि से संबंधित लोगों की तो योजना है क्योंकि गांव में कृषि से संबंधित ज्यादा मजदूर लोग रहते हैं, उनसे संबंधित तो योजना है, लेकिन कृषि से डायरेक्ट रिलेटेड योजना नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दी, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मतलब क्या है? जो भारतवासी जिसके पास भारत की नागरिकता है, जिनके बैंक में खाते नहीं है, तो उनका बैंक में खाता खुलवाया गया जिससे वो उसमें अपनी कोई सेविंग है तो सेविंग कर सके, या फिर जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से
योजनाएं आती है उनका जो लाभ है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जमा करवाया जा सके। खाता ही नहीं है तो फिर डायरेक्ट योजना उनको मिल ही नहीं पाती है, कई बार उसमें घपला हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत करके और सभी लोगों के खाते खुलवाए गए थे, और ये जीरो बैलेंस के खाते थे, कोई 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं थी। और जो ओवरड्राफ्ट था वो 5000 की लिमिट से क्या कर दिया गया, 10000 की लिमिट भी कर दिया गया था। ये इस तरह के इनको कुछ फायदे दिए गए थे। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये कब लागू हुई थी? ये प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई है? 28 अगस्त 2014 से लागू हुई है। 28 अगस्त 2014 से ये योजना लागू हुई है। क्लियर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके कुछ आंकड़े देख लो, आपके काम के हैं। अभी तक 41.75 करोड़ लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की है, जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें। लाभार्थियों के जो खाते खुले हैं वो कितने खुले हैं? 1,37,755.08 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई है। लाभार्थियों के खाते में जो जमा राशि हुई है, यानी जो लाभार्थी है उन्होंने बैंकों में 41.75 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। अगर खाते नहीं होते तो ये बैंकों में जमा नहीं होते और ये फिर पैसा मोबाइल नहीं होता, लेकिन अब मोबाइल हो गया। और इनको जो लाभार्थियों के खाते में सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत पैसे जमा करवाए हैं वो 1,37,755.08 करोड़ करवाए हैं। उसके अलावा उप सेवा क्षेत्रों में 1.26 लाख बैंक की मित्र शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गई है। उप सेवा क्षेत्रों में 1.2 लाख बैंक मित्र, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेवा केंद्र के नाम से इनको जाना जाता है, कहीं ई मित्रा, कहीं बैंक मित्रा, इस तरह से। तो ये लगभग कितने खोले गए? 1.26, जिससे क्या है कि जो खाता धारक है उसको आसानी रहे, पैसे जमा करवाने, पैसे निकालने के लिए उन्हें बाजार दूरी पे जाना न पड़े, अपने गांव में ही सेवा केंद्रों पे उनके काम हो जाए, इसलिए इस तरह के कुछ काम किए गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देखो बीमा की प्रीमियम राशि ज्यादा होने के कारण जो किसान हैं या कृषि से संबंधित जो मजदूर हैं वो अपना बीमा नहीं करवाते हैं। इस वजह से क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसने क्या किया कि कम पैसे के अंदर ही किसान या किसान जो कृषि से संबंधित मजदूर है उनका बीमा करना प्रारंभ कर दिया, यानी बहुत कम राशि के अंदर बीमा करना प्रारंभ कर दिया। तो ये योजना कब से लागू हुई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये लागू हुई थी अपने 9 मई 2015 को। कब लागू हुई है? ये 9 मई 2015 को लागू हुई थी। ठीक है, अच्छे से याद रखना। अब देखो इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर आप वार्षिक प्रीमियम यानी एक साल का 330 रुपए जमा करवाते हैं, सिर्फ 330 रुपए, तो आपकी जो बीमा होगा वो कितने का मिलेगा आपको? 2 लाख का। समस्त बचत बैंक खाता धारकों के लिए जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है वो ये बीमा करवा सकते हैं। और ये जो मतलब कोई सती होने पर या फिर मृत्यु होने पर जो पैसे का लाभ है वो आप जो नॉमिनी भरते हैं यानी जो आप परिवार भरते हैं उसको ये मदद मिलती है। ठीक है, और बीमा की जो अवधि होती है वो 1 जून से 31 मई होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या होता है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए है और इसमें 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा मिलता है। किसान काम कर रहा है, कृषि मजदूर काम कर रहा है, भगवान न करे कुछ घटना हो जाए तो उसका परिवार है वो थोड़ा कंफर्टेबली चल पाए, आसानी से चल पाए, इसलिए स्कीम खोली गई है। इसमें 18 से 70 वर्ष के जिनकी आयु है वो सभी इस बीमे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीमा में दुर्घटना जनित स्थायी विकलांगता आ जाने पर मतलब ये जो राशि का फायदा है वो दिया जाता है। ठीक है, इसकी भी वार्षिक अवधि 1 जून से 31 मई के बीच होती है। ये अच्छे हैं बीमे, क्योंकि किसान कई बार छोटा किसान होता है, प्रीमियम राशि भर नहीं पाता, लालच कर लेता है। यहाँ नाम मात्र राशि कितनी? 12 रुपए, और वहां पे कितनी है? 330 रुपए। तो ये 2 बीमे हैं, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना को कवर करता है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये दुर्घटना या मृत्यु को कवर करने का काम करता है। नेक्स्ट एक ऐसी योजना है अटल पेंशन योजना, ये भी शानदार योजना है।
इसमें क्या होता है कि जितना पैसा आप जमा करवाएंगे उतना ही आपके खाते में सरकार जमा करवाएगी। इससे क्या है, जब आप 55 साल के हो जाओगे उसके बाद आपको 5,000 रुपए मंथली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी साल की कितनी पेंशन मिलेगी? 60,000 रुपए आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये आप जमा करवाना 18 साल से स्टार्ट कर देते हैं तो 42 साल तक जमा करवाना है। और कितना हर महीने करवाना है? 210 रुपए जमा करवाना है बस। और 210 ही आपके सरकार जमा करवा देती है। इस तरह से अगर अपने देखा जाए तो लगभग ये 8.5 लाख रुपए की अपनी पेंशन तैयार हो जाती है। 55 साल में ये मैच्योरिटी आ जाती है और 55 साल के बाद अपने क्या है, हर महीने 5,000 रुपए मिलते हैं और साल के 60,000 रुपए मिलते हैं। 18 साल की आयु में 20, 25, 30, 18, 19, 20, 21, 22 कब तक आप ये पैसा जमा करवा सकते हैं? 40 साल तक इसका मतलब मुनाफा आप ले सकते हैं। बाद में आराम से बूढ़े होते होते पेंशन लीजिए। पहले गवर्नमेंट जो कर्मचारी थे वो पेंशन लेते हैं। आजकल मजदूर वर्ग या किसान है वो भी इसमें जुड़कर यानी अटल पेंशन योजना में जुड़कर अपनी पेंशन स्टार्ट करवा सकता है। ये योजना 2015 में प्रारंभ हुई थी। ये योजना 2015 में प्रारंभ हुई थी। पीछे हमने बीमा योजना की बात की थी, ये अटल पेंशन योजना है। कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है तो मैंने साथ साथ में इसको भी बताना मुनासिब समझा। ये आप देख सकते हैं कितना कंट्रीब्यूशन, जितना आप कंट्रीब्यूशन करते हो उतना ही सरकार करती है। 18 साल में करोगे तो 42 साल आपको भरना है, 20 साल में करोगे तो 40 साल भरना है। ये इस तरह से एज दी हुई है। और ये आपको जनरली जो भरना होता है पैसा, ये 50 साल तक जैसे भरना होता है। लगभग ये साल दे रखे हैं कितने साल आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और 55 साल बाद ये मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी की फसलों के लिए प्रीमियम प्रतिशत होता है। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही शानदार स्कीम है। इसमें क्या होता है कि वातावरण की प्रतिकूल दशाओं, कीटों, रोगों से अपनी फसल नष्ट हो जाती है या किसी और आपदा से फसल नष्ट हो जाती है तो अगर हमारा बीमा करवाया होता है तो जो नुकसान है उसकी भरपाई है वो जो कंपनी बीमा करती है वो भरेगी। तो इसके लिए जो प्रीमियम राशि है वो कितनी आपको जमा करवानी पड़ती है? देखिए, प्रीमियम राशि का मतलब क्या होता है कि जो आप जितने रुपए का बीमा करवाते हो उसके बदले में जो आपसे बैंक लेता है या कंपनी लेती है भी आपको इतने रुपए देके इसका बीमा है वो करवाना है, उसको प्रीमियम राशि कहते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी की फसलों के लिए प्रीमियम प्रतिशत कितना होगा। देखो, खरीफ की फसलों के लिए तो प्रीमियम प्रतिशत 2% होता है और जो नकदी फसलें हैं या उद्यानिकी की फसलें हैं उनके लिए आपको प्रीमियम प्रतिशत 5% भरना पड़ता है। रबी की फसलों में पानी की कमी है इसलिए फार्मर को राहत दी जाती है, प्रीमियम राशि है वो कम जमा करवाई जाती है। कितनी है? रबी की फसलों के लिए जो प्रीमियम राशि होती है वो 1.5% होती है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आपके जो अनुमानित उत्पादन होने वाला है उसकी सिर्फ 1.5% राशि प्रीमियम राशि के रूप में जमा करवाई जाती है, जिसे अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो आपको उसका मुआवजा है वो उसका जो भुगतान है वो जो बीमा कंपनी है वो करेगी। इसमें यह भी शामिल है कि कटाई के 2 हफ्ते तक यानी 14 दिन तक भी अगर फसल खराब हो जाती है, आपने फसल काट के रखी भी थोड़ी सूख जाए फिर थ्रेशिंग करेंगे, तब कोई ओले गिर गए, बारिश आ गई, आग लग गई, तो इस तरह की अगर कोई समस्या हो जाती है तो भी आपको कंपनी है वो भुगतान करेगी। यानी कटाई या तुड़ाई के 14 दिन तक कंपनी है वो आपको भुगतान करने के लिए कमिटेड होती है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत शानदार योजना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को, अच्छे से याद रखना है, 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना का अनावरण किया था। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम में उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो अब इस बीमे के थ्रू आप अपने फसल की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। देखिए, अकॉर्डिंग टू NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, कहां पे है? करनाल, हरियाणा में। अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ काउ, NBAGR के अनुसार गाय की कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? यानी काउ की कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है वो NBAGR के अंडर में रजिस्टर्ड है। जो पशुओं की नस्लें पंजीकृत की जाती है उसका पंजीकरण कौन करता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल, हरियाणा करता है। ठीक है, तो उसके यहां गायों की भारत की कितनी नस्लें हैं वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। तो यहां देखो, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 34 यानी 34 और ऑप्शन डी है
44 यानी 44। देखो 44 तो जो ब्रीड है वो किसकी पंजीकृत है, भेड़ की है। 44 किसकी है, भेड़ की है। वहीं पे 34 की बात करें तो 34 किसकी है, बकरी की पंजीकृत है। और 17 की बात करें तो भैंस की पंजीकृत है। और 50 की अगर बात करें तो गाय की पंजीकृत। और आपसे पूछा भी किसका गया है, गाय का पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी NBAGR में गाय की जो पंजीकृत नस्लें हैं वो 50 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर गाय की पंजीकृत नस्लों की संख्या 50 है। थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं, ध्यान रखिए। अगर अपने गाय की पंजीकृत नस्लों की बात करें तो 50, अभी हमने बात कर ली। बफेलो भैंस की बात करें तो 17 है। वहीं पे सीप की बात करें तो कितना है, सीप की जो नस्लें हैं वो 44 है। गोट की है वो 34 यानी 34 है। वहीं पे चिकन की बात करें तो 19 है। और सुअर की बात करें तो 10 है। ऊंट की 9 नस्लें हैं वो पंजीकृत है। और घोड़े की 7 नस्लें पंजीकृत है। ऊंट की 3 नस्लें पंजीकृत है। बतख की बात करें तो 1 नस्ल पंजीकृत है, सॉरी 2, बतख की 2 है, 2 है ना। डक यानी बतख की 2 नस्लें हैं। वहीं पर अगर अपने बात करें योग की तो 1 पंजीकृत है। और गीज की बात करें तो भी इसमें 1 नस्ल है वो पंजीकृत है। हाल फिलहाल पहली बार नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर 3 कुत्ते की नस्लें भी पंजीकृत हुई है। 3 जो ब्रीड है वो जो डॉग है उसकी भी रजिस्टर्ड हुई है। तो ये NBAGR के अंदर टोटल जो रजिस्टर्ड ब्रीड है वो है, पहले थी 197, अब 3 कुत्ते की और होगी। टोटल रजिस्टर्ड कितनी होगी, 200। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर कुल पंजीकृत नस्लें हैं 200, जिनका विवरण मैंने आपको बता दिया, फटाफट बता देता हूं। गाय की 50, भैंस की 17, भेड़ की 44, बकरी की 34 और पोल्ट्री की है, मुर्गियों की 19 है, सुअर की 10 है, ऊंट की 9 है, घोड़े की 7 है, गधे की 3 है और डक जो बतख है उसकी 2 है, याक की 1 है, गीज की 1 है और हाल फिलहाल 3 कुत्ते की नस्लों का भी पंजीकरण हुआ है। तो टोटल NBAGR के पास पंजीकृत नस्लों की संख्या बन जाती है 200। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल उत्पादन में भारत का स्थान है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है, जो बायोटेक्नोलॉजी से या जो मैं बात करूं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से जो तैयार की जाती है, उसके उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा और डी ऑप्शन है 5वां। तो भारत के अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अनुवांशिक रूपांतरित फसलें, जैसे तंबाकू के अंदर है, सोयाबीन के अंदर है, कपास में है, बैंगन के अंदर है, टमाटर की फ्लेवर सेवर, ऐसे करके बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई फसलें और उनकी वैरायटियां हैं। तो उसके उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो 5वां स्थान है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल उत्पादन में भारत का विश्व के अंदर 5वां स्थान है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के प्रोडक्शन में अपने बात करें तो पहली कंट्री है फर्स्ट पोजीशन पे, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है वो यूनाइटेड स्टेट है। दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे नंबर पे है वो अर्जेंटीना है, चौथे नंबर पे जो है वो कनाडा है और भारत का अनुवांशिक रूपांतरित जो फसलें हैं उनके उत्पादन में 5वां स्थान है। पहला अमेरिका है, दूसरा ब्राजील है, तीसरा अर्जेंटीना है, चौथा कनाडा है और 5वां कौन सा है, भारत है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, देखिए शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, गौर करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस है वो कौन निर्धारित करता है। देखिए यहां पे पहला नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग जिसको CSCP बोल देते हैं, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, चौथा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको अपने एपिडा बोलते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कौन निर्धारित करता है। देखो एपिडा का जो काम है वो तो है कि जो आयात निर्यात है उसका लेखा जोखा रखना है, उसको कंट्रोल करना है, ये एपिडा का काम है और भी इसको काम दिए गए हैं। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये भारत में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और फार्मर वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, ये कृषि मंत्रालय हो गया अपना। नाबार्ड है, ये क्या करता है, जो रूरल एरिया है उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए ऋण देता है, ठीक है, यानी उसके विकास के लिए कार्य करता है।
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP जो है वो ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग है, वो ही न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। अब अपने बात करें, अभी अभी अपना कौन सा सीजन है? खरीफ का सीजन है। ठीक है, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? खरीफ का सीजन चल रहा है। और आपको ये पता है फसल की बुआई के समय ही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो डिसाइड हो जाता है। फसल बुआई के समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो फसल बुआई से पहले अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड होगा तभी फार्मर उसके अनुसार क्या है, फसलों का चयन करते हैं। साइंटिफिक तरीका तो ये कहता है, लेकिन फार्मर हो सकता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ध्यान ही नहीं देता हो और अपनी मर्जी से फसलों का चयन, जो उसके वहां पे ट्रेडिशन बना हुआ है, उन्हीं फसलों का चयन करता है। लेकिन फिर भी सरकार का रोल यही रहता है कि जो फसल की बुआई है उससे पहले ही वो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करें, ताकि प्राइस वगैरह देख के ही फार्मर अपनी क्रॉप का सिलेक्शन करे। वैसे तो कुल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है वो 22 फसलों के लिए किया जाता है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये आपका खरीफ 2021-22 के लिए है, खरीफ 2021-22 के लिए। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि करंट के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे रहते हैं। मैंने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों के लिए निर्धारित किया जाता है? 22 फसलों के लिए निर्धारित किया जाता है। और ये प्राइस निर्धारित कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है, जिसको हम CACP बोलते हैं। ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है, डिसेंट्रलाइज एजेंसी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है। जो CACP है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसेंट्रलाइज एजेंसी है। इसकी स्थापना तो हुई थी 1965 के अंदर। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। वर्तमान में जो नाम है वो कब दिया गया था? 1985 के अंदर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अभी जो नाम है 1985 से लेकर अब तक वही नाम चल रहा है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस। बना था कब? 1965 में। जब 1965 में बना था तब नाम क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और वर्तमान नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये नाम दिया कब गया था? 1985 में दिया गया था। ठीक है, ये जनरली क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिसेंट्रलाइज एजेंसी है। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने कहा था ये जो है 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, मछली में कितना प्रोटीन होता है? ये हाल फिलहाल कुछ एग्जाम हुए उनके अंदर क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। मछली में कितना प्रोटीन होता है? देखिए, अगर हम बात करें पशु जनित भोजन की, पशु जनित भोजन की बात करें तो जनरली जो चिकन होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो लगभग 19% के आसपास होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं खीस के अंदर, तो खीस में लगभग 17.5% प्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रम जिसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रम जिसको पशु के ब्याध के तुरंत बाद का जो स्त्राव होता है, गाढ़ा स्त्राव होता है, उसको हम खीस बोलते हैं। खीस में प्रोटीन होता है 17.5। वहीं पे अंडों में बात करें तो अंडों में प्रोटीन होता है 11 से 13%। और वहीं पर अगर अपने मछली में बात करें तो मछली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 18% होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन क्या आया था? पशु जनित भोजन दिए हुए थे और उसमें पूछा कि निम्न में से प्रोटीन की मात्रा ज्यादा किसमें होती है? खीस दिया हुआ था, दूध दिया हुआ था, अंडा दिया हुआ था, चिकन दिया हुआ था। तो चिकन में क्या होता है? 19-20% के आसपास प्रोटीन देखने को मिलता है। तो उसका राइट आंसर चिकन कंसिडर्ड किया गया था। मछली में 18% होता है, खीस में 17.5 होता है, और वहीं अंडे में प्रोटीन कितना होता है? 11 से 13%। तो ये भी याद रखना इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे की क्विज में हमने शामिल नहीं किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? ए ऑप्शन है 1 जून 2014, बी ऑप्शन है 1 जुलाई 2015, सी ऑप्शन है 1 अगस्त 2016 और डी ऑप्शन है 1 सितंबर 2017। देखिए, प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हर खेत को पानी।
पहला तो क्या था, हर खेत को पानी, भी अपने सिंचाई सुविधाओं को इस तरह से बढ़ाया जाए कि हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, जिससे फार्मर है वो ज्यादा प्रोडक्शन ले और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। दूसरा, इस समय एक डायलॉग यूज किया गया था, उस डायलॉग क्या था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर एक बूंद के साथ ज्यादा फसल अपने को उत्पादित लेनी है। तो हर ड्रॉप में ज्यादा क्रॉप लोगे तो आपको ऐसी सिंचाई की विधियां अपनानी है जिससे पानी की बचत होती है। अब जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि में पानी की बचत कितनी होती है, 50 से 70%। वहीं पे अगर फुहारा विधि की बात करते तो उसमें कितनी सिंचाई की बचत, कितने सिंचाई जल की बचत होती, 30 से 50%। यानी जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसको महत्व दिया गया क्योंकि इसकी जो जल दक्षता प्रतिशत होती है, कंजप्टिव यूज जो परसेंटेज होता है वो 95% से ज्यादा होता है। वहीं पे अगर हम फुहारा विधि की बात करें यानी स्प्रिंकलर सिस्टम की, तो इसका जो कंजप्टिव यूज परसेंटेज होता है यानी जल उपभोग दक्षता होती है वो कितनी होती है, 80% होती है। तो फुहारा विधि की 80% होती है और बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है इसकी जल उपभोग दक्षता 90% होती है। वहीं पे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं, पारंपरिक सिंचाई की विधियां जैसे क्यारी विधि है, बाढ़ विधि है, तो बाढ़ विधि की तो दक्षता 30%, ये क्यारी विधि की दक्षता है वो 40% है। उनकी तुलना से देखो अब इनकी दक्षता कितनी आ रही है। तो ऐसी सिंचाई की विधियों को बढ़ावा देना जिससे जल की बचत और बचा हुआ जल जो अभी तक किसानों को नहीं मिला उन किसानों को मिले, तो सबका उत्पादन बढ़े और सबका जीवन स्तर ही बढ़े। तो ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये योजना प्रारंभ हुई थी 1 जुलाई 2015 को। कब प्रारंभ हुई, 1 जुलाई 2015 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ये योजना कब प्रारंभ हुई है, 1 जुलाई 2015 को। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है। निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट में बहुत सारा डाउट रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि बुआई से पहले जो होता है वो प्राथमिक भू परिष्करण होता है और बुआई के बाद होता है वो द्वितीय भू परिष्करण होता है। ये बिल्कुल गलत है। भू परिष्करण का जो प्रकार है, प्राथमिक भू परिष्करण या द्वितीयक भू परिष्करण, ये यंत्र जो है, कैसे यंत्र आप काम में लेते हो उस पर आधारित होता है। किस तरह के यंत्र है वो आप भू परिष्करण में काम में लेते हो उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जो हैवी यंत्र होते हैं यानी जो भारी यंत्र होते हैं और जो गहराई तक भू परिष्करण करते हैं यानी गहराई तक मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लेक्शन क्या, मैनिपुलेशन कर देते हैं सॉइल को, गहराई तक मिट्टी के अंदर फेरबदल कर देते हैं, उनको प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र कहा जाता है। और जो हल्का भू परिष्करण करते हैं उसको हम द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र कहते हैं। यानी ये यंत्रों के आधार पर वर्गीकरण होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बुआई के बाद हमेशा द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र ही चलते, हल्के यंत्र ही चलेंगे। भारी यंत्र चलाएंगे तो फसल को नुकसान पहुंचेगा। इस बात में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि बुआई के बाद द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र ही यूज होते हैं। लेकिन बुआई से पहले प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण दोनों के ही यंत्र काम में लिए जाते हैं। प्राथमिक भू परिष्करण के भी लेंगे और द्वितीय भू परिष्करण के भी लेंगे, दोनों के यंत्र काम में लेंगे। तो जो भारी यंत्र है जिनको गहराई तक मिट्टी के अंदर फेरबदल करने के काम में लिए जाता है वो प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र, और जो हल्का उथला भू परिष्करण करते हैं वो द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र होते हैं। अब ऑप्शन क्या था, डिस्क हैरो। देखिए डिस्क हैरो है वो मिट्टी को भुरभुरा करता है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का भू परिष्करण करता है। डिस्क हैरो जो है वो द्वितीय भू परिष्करण का यंत्र होता है। एक है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर है वो भी क्या है, मिट्टी को ऊपर ऊपर से ही भुरभुरा करने का काम करता है। इसको भी ये उथला भू परिष्करण करता है। इसको भी हम किस में रखेंगे, सेकेंडरी टिलेज के यंत्र में रखेंगे, यानी द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र। इसको भी हम सेकेंडरी टिलेज में रखेंगे। डिस्क प्लाऊ जो होता है यानी जो डिस्क हल होता है, इसकी काफी बड़ी बड़ी डिस्क होती है, 60 से 90 सेंटीमीटर का डाया होता है इनका, और काफी हैवी होती है। इनकी मोटाई जो है वो लगभग आधे से 1 सेंटीमीटर की मोटाई होती है और चिल्ड आयरन के बने होते हैं, काफी हैवी होते हैं। एक हल में 2 या 3 मिलते हैं और काफी गहराई तक भू परिष्करण का काम करते हैं। जहां नॉर्मल मिट्टी है, दोमट मिट्टी, बलवी दोमट मिट्टी, सिल्ट दोमट मिट्टी, वहां पे तो अपने जनरली एमबी प्लाऊ काम में लेते हैं। एमबी प्लाऊ आपने देखा होगा, इस तरह का सा फाड़ा होता है ना, एक जो हल होता है उसके अंदर ये 2 या 3 फाले होते हैं, वो ट्रैक्टर की क्षमता पर निर्भर करता है। तो नॉर्मल जगह तो ये चलता है एमबी प्लाऊ। जहां मिट्टी चिकनी होती है, कंकरीली पथरीली होती है, स्टिकी होती है, वहां पे डिस्क प्लाऊ चलता है। तो देखिए मैं लिखता हूं, जैसे यहां पे एक एमबी प्लाऊ है, एमबी प्लाऊ, मोड बोर्ड प्लाऊ जिसको बोलते हैं। एक एमबी प्लाऊ है, दूसरा डिस्क प्लाऊ है,
तीसरा जो इंडिजीनियस प्लाऊ है जिसको आप देसी हल बोलते हैं, देसी हल। उसके अलावा एक होता है चीजल प्लाऊ, चीजल प्लाऊ है ना, इसको अपने हिंदी में बोलते हैं छेनी हल, छेनी हल, ठीक है। उसके अलावा एक होता है सब सोइलर, सब सोइलर जो अधोमर्दा के अंदर चलता है। ये सारे के सारे क्या है, भारी भूपरिष्करण के यंत्र है, और जहां पर ये चलते हैं वो ही प्राथमिक भूपरिष्करण है। जहां पे सिर्फ ये चलेंगे वो ही प्राथमिक भूपरिष्करण है, क्योंकि गहराई तक भूपरिष्करण का काम करते हैं। कौन कौन से है, एमबी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, देसी हल जिसको इंडिजीनियस प्लाऊ कह देते हैं, और चीजल प्लाऊ जिसको अपने छेनी हल भी कहते हैं, और उसके अलावा सब सोइलर अधोमर्दा को जो खोदने वाला होता है वो सब सोइलर है। ये जो जहां चलेंगे वो प्राथमिक भूपरिष्करण है। बाकी जो ऊपर ऊपर का काम करेंगे जैसे डिस्क हैरो है, या टूथ पिन हैरो है, या कल्टीवेटर है, या फिर भक्कर है, या फिर मेड बनाने के लिए अपने बंड फॉर्मर काम में लेते हैं, या फिर पोटैटो के लिए अपने बंड जो बनाते हैं उसको अपने रिगर या रिज मेकर कहा जाता है, वो काम में ले रहे हैं। तो ये सब किस में आते हैं, द्वितीय भूपरिष्करण में। तो इनमें भारी यंत्र कौन सा है, डिस्क प्लाऊ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अब देखो जुताई से पहले हम ये भारी वाले तो चलाते ही चलाते हैं, जुताई से क्या सॉरी बुआई से पहले, बुआई से पहले अपने ये भारी वाले तो चलाते ही चलाते हैं। तो इनको चलाने के बाद बड़े बड़े ढेले रह जाते हैं, उनको भुरभुरा करने के लिए अपने डिस्क हैरों भी चलाया जाता है और कल्टीवेटर भी चलाया जाता है। डिस्क हैरों भी चलाया जाता है और कल्टीवेटर भी बुआई से पहले चलाए जाते हैं। देख लो, तो ये चलाते हैं पहले, ये तो प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र। फिर आप अगर खेती से जुड़े हुए तो आपको पता है बुआई से पहले कल्टीवेटर भी चलता है और डिस्क हैरों भी चलता है, ये भी बुआई से पहले चल रहा है। इसका मतलब बुआई से पहले प्राथमिक और द्वितीय भूपरिष्करण दोनों के यंत्र चलते हैं। लेकिन बुआई के बाद इनमें से कोई नहीं चलेगा, नहीं तो ये तो फसल को नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि इनका जो फाड़ा होता है वो चौड़ा होता है, कहने का मतलब खूड़ है वो चौड़े बनेंगे, फसल को नुकसान पहुंचा देंगे। ये हमेशा बुआई से पहले ही चलते हैं। प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र हमेशा बुआई से पहले चलते हैं, बुआई के बाद चल ही नहीं सकते हैं। बुआई के बाद में सिर्फ और सिर्फ द्वितीय भूपरिष्करण के यंत्र चलते हैं, लेकिन बुआई से पहले प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र भी चलते हैं और द्वितीय भूपरिष्करण के भी यंत्र चलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो कौन सा था, बी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, लवणीय व क्षारीय मृदाओं में जो कि बीज दर रखते हैं, लवणीय व क्षारीय मृदाओं में जो कि बीज दर रखते हैं। सीड रेट ऑफ बार्ले इन बेसिक सॉइल्स, चाहे गेहूं की बीज दर की बात कर लो, चाहे जौ के बीज दर की बात कर लो। प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, यानी समस्याग्रस्त मृदा है। क्षारीय मृदाएं भी तो क्या है, समस्याग्रस्त ही है। समस्याग्रस्त मृदाओं में इनकी मात्रा 25% ज्यादा ली जाती है। बाकी फसलों में तो 10 से 15% ही मात्रा ज्यादा लेते हैं समस्याग्रस्त मृदाओं में। अगर यहां पे सूखी जलवायु होती, यानी असिंचित एरिया होता, तो भी 25% ही अपने एक्स्ट्रा लेते। बाकी फसलों के अंदर 10 से 15% बीज दर ज्यादा रखी जाती है। लेकिन गेहूं जौ के अंदर समस्याग्रस्त मृदाओं में, सूखे की स्थिति में, असिंचित स्थिति में आपको 25% बीज दर ज्यादा रखनी है, क्योंकि समस्याग्रस्त मृदाओं में भी और सूखे की स्थिति में भी बीज अंकुरण प्रतिशत कम आता है। अब हमें यह बात तो समझ में आ गई कि 25% बीज दर गेहूं और जौ में ज्यादा रखेंगे, बाकी 10 से 15% रखेंगे। लेकिन गेहूं और जौ की बीज दर कितनी होती है, तब 25% आप जोड़ोगे ना। तो सामान्य फसलों के लिए गेहूं और जौ की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, 100 किलो होती है। कितनी होती है, 100 किलो। अब आपको आंसर पता लग गया होगा, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। तो गेहूं और जौ के अंदर समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर बीज दर रखी जाती है वो 125 किलो प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गन्ने का न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करता है। गन्ने का जो प्राइस है, हमने पीछे बोला कि 22 फसलें हैं, उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो तो सीएससीपी निर्धारित करता है, लेकिन उसमें गन्ना नहीं आता, तो फिर गन्ने का मूल्य कौन निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा, जो मैंने पीछे बताया था। ध्यान रखना, एपीडा की स्थापना पूछ ली जाती है तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 के अंदर हुई थी। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाली एक मेजर एजेंसी है। बी ऑप्शन है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स।
सी ऑप्शन है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। पीछे हम बात कर चुके हैं कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करती है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। और जो डी ऑप्शन है, यहां सी लिखा, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जी, गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। यानी आर्थिक मामलों में सलाहकार जो कमेटी होती है वो ही गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। आर्थिक मामलों में जो का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के केंद्र किसने दिए थे? उत्पत्ति के सेंटर ऑफ ओरिजिन गिवन बाय, सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिए थे? ए ऑप्शन है नील्सन एहिल ने, बी ऑप्शन है वेवेलियो ने, सी ऑप्शन है डेवनोपार्ट ने, और डी ऑप्शन है सोल्वे ईस्ट ने। सारे के सारे साइंटिस्ट है वो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी उत्पत्ति के जो केंद्र है वो दिए थे एन वेवेलियो ने। किसने दिए थे? वेवेलियो ने। वेवेलियो ने दिए थे। कब दिए थे? 1926-27 के अंदर दिए थे। फिर से उन्होंने इसमें चेंज किया था 1935 में, कई बार इन्होंने बदलाव किया। अंतिम में इन्होंने कुल मुख्य केंद्र 8 दिए थे और उपकेंद्र 3 दिए थे। इस तरह से टोटल कितने केंद्र हो गए? 11। हम ये कह सकते हैं इन्होंने मुख्य केंद्र 8 दिए थे और उपकेंद्रों के साथ टोटल कितने दिए थे? 11 दिए थे। तो वेवेलियो ने उत्पत्ति के केंद्र दिए थे। ये उत्पत्ति के केंद्र है वो किस तरह से निर्धारित होते हैं? जहां पर नेचुरल डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है वहीं पे लगभग ये अनुमान लगाया जाता है कि ये उसके उत्पत्ति का केंद्र था। इस संसार में अगर किसी पौधे की विभिन्नता सबसे ज्यादा दिखाई देती है तो वो उसका उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। लेकिन वेवेलियो ने उत्पत्ति के 2 केंद्र दिए थे, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र का मतलब जहां पर प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है वो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यानी प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र है। दूसरा ये था, हम मान लो किसी पौधे को व्यावसायिक स्तर पर यानी फसल के रूप में लगाने लगे, वहां पे एक जगह लगाने की वजह से वहां पे डाइवर्सिटी विकसित हो गई, यानी वहां पर क्या है? डाइवर्सिटी विकसित होगी, उसकी विभिन्नता विकसित होगी, तो उसको हमने बोला सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो एक प्राइमरी सेंटर जहां नेचुरल डाइवर्सिटी होती है और जहां पे फसल वसल लगाने की वजह से डाइवर्सिटी उत्पन्न हो गई, तो अपने उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। एक होता है माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन। देखो, ये मान लो कोई जंगल है, इसके केंद्र से कोई मतलब प्लांट है वो स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है इसकी डाइवर्सिटी इसके पास होगी, फिर तो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाएगी। लेकिन जहां से पहली बार पौधा आया है वो एक छोटा सा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उसको माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं, यानी सूक्ष्म उत्पत्ति का केंद्र। अगर कोई अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा, तो उसको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पे मिलेगी? माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन पे। इसलिए हमेशा ही डाइवर्सिटी की जो स्टडी होती है या और कोई स्पीसीज से रिलेटेड स्टडी होती है वो माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन से होती है। ये सबसे बढ़िया होता है स्टडी करने के लिए, माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होता है। वेवेलियो ने जब ये सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे तब दिया था पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएंस। पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएंस को होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएंस को होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या था कि इन्होंने कहा था अगर इसकी जो प्राकृतिक विभिन्नता है, या मान लो कि ये पौधा यहां पे हो रहा है ए लोकेशन पे, ये बी लोकेशन पे, तो ए लोकेशन में जो बदलाव हो रहे हैं वो बी में भी आ सकते हैं, यानी इसके जो सगे संबंधित है वही बदलाव इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। इसको पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएंस या फिर होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। ये भी वेवेलियो ने दिया था, प्लांट ब्रीडिंग में अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आजकल जितना भी आप प्रोसेसिंग फूड खाते हैं उसके अंदर ये नाम लगा होता है, ये लोगो आपको मिलता ही मिलता है। पहली बात तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना? ये बना 2011 में। कब बना? 2011 में। किसके अंडर में? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, FSSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये कब आया था? 2006, और इसी के अंडर में बनाया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो प्रोसेसिंग उत्पाद होती है उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करता है और उनको सर्टिफाइड करने का काम करता है, उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करता है और उनको सर्टिफाइड करने का काम करता है। यही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये यहां पे आज मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं उनमें मैंने स्कीम पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। अगले एक लेक्चर में अपने और स्कीम का डिस्कस करेंगे। इतने में जो इंपॉर्टेंट स्कीम है जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है बस यहीं से बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो आप निश्चित रहिए, ये जो आज का लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।